नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। डे नंबर 38 तक हम 10 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करते थे, बट उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर अब हम 15 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन कवर करते हैं। साथ ही साथ कुछ सेंट ट्रिक्स देखते हैं। ये सेंट ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। यूपीएससी की लैंग्वेज कुछ इस तरीके की है कि अगर आप उसे समझ गए तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स को अपने क्वेश्चन पेपर में आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपको देखने को मिलती है और दोपहर 2:05 पर ये वीडियोस अपलोड हो जाती है। साथ ही साथ डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 39 तक हमने 2014, 2015, 2016, 2017 चारों साल के पेपर कंप्लीट कर लिए थे। और डे नंबर 40 से हमने स्टार्ट किया है 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। और आज है डे नंबर 41, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर मतलब कि 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हम आज करेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है तो वो 1.25 या 1.5 की स्पीड पर भी वीडियो को करके देख सकता है। अगर किसी ने स्टार्टिंग का पार्ट मिस कर दिया है तो बस इतना जान लो कि आज हम क्या करेंगे, 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। रोज की तरह मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद अपना आंसर मार्क करिए 15 सेकंड्स के अंदर, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके 15 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए, अब तक आपने पढ़ लिया होगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का। अगर आपको इसके बारे में स्टैटिक की नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज तक नहीं भी है तो अब हो जाएगी। ठीक है, उसी के लिए तो हम सेशन कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बोला गया है कैपिटल एडिकेसी रेशियो is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any losses that banks incur if the account holders fail to pay to repay dues। देखो अब क्या है, मान लो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको चीजें समझाता हूँ। मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है। अब ये जो बैंक है आपको पता है ये हर जगह लोन्स देता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें मतलब कि इन्वेस्टमेंट करता है। बट क्या है, आप एक बात समझिए कि किसी भी रीजन की वजह से मान लीजिए ये किसी को लोन देते हैं। अब ये लोन पे नहीं कर पाता, अब ये लोन पे नहीं कर पाता, तो अब तो ये बैंक की लाइबिलिटी बन गया, जो बैंक के लिए क्या था पहले एसेट था, क्योंकि बैंक को तो जितना लोन दिया था उससे ज्यादा पैसा वापस आना था। अब बैंक के लिए लाइबिलिटी बन गया। ठीक है, बट क्या अब इस लॉस को झेलने के लिए बैंक के पास वो पर्टिकुलर अमाउंट है? ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल एडिकेसी रेशियो क्या है, ये ऐसा रेशियो है जो ये बताता है कि किसी भी बैंक की
मतलब लॉस झेलने की, या फिर ऐसी सिचुएशन में या हाँ ऐसे सिचुएशन में लॉस झेलने की पावर कितनी है। समझो इस चीज को। तो होता क्या है, मान लो मैं आपको आगे बताता हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है टीयर वन कैपिटल एंड टीयर टू कैपिटल के बारे में, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए ये एक बैंक है, ठीक है, वो लोन वाली कहानी अभी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो बैंक है, इसको बोला गया कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास रखनी है, जिसे हम CAR बोलते हैं। तो पर्टिकुलर अमाउंट क्या होती है, वो पर्टिकुलर अमाउंट कैलकुलेट करी जाती है टीयर वन प्लस टीयर टू कैपिटल को जोड़ के। टीयर वन कैपिटल क्या होती है, टीयर वन कैपिटल का मतलब है जो बैंक के पास अभी करंट वैल्यू है, जिसे वो यूज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, जिसे हम पेड अप इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मान लो ये 100 करोड़ है। ठीक है, और टीयर टू कैपिटल क्या होती है, मान लो कि अब बैंक के पास कुछ भी नहीं बचा, पर बैंक अपने ही एसेट को बेचकर, अपनी बिल्डिंग्स को बेचकर, ठीक है, अपने नेम को बेचकर किसी भी तरीके से पैसा कमा सकता है। वो क्या है, टीयर टू कैपिटल है। मान लो इसे करके वो 50 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। मान लो उन्होंने 1000 करोड़ का लॉस झेला है, तो अब उनकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी, पेड अप कैपिटल होगी, और पेड अप कह रहा हूं, उनका CAR कितना होगा, कैपिटल एडिकेसी रेशियो कितना होगा। पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 150 करोड़। फिर जितना लॉस झेला जा रहा है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, इसको परसेंटेज में निकाल देंगे, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 15%। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, 15%। तो मतलब 15% जो है इस बैंक का CAR है, कैपिटल एडिकेसी रेशियो है। समझे इस चीज को। अगर नहीं भी समझ आया ना, तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। बस ये तो मैंने एज एन एग्जाम्पल आपको समझाया कि आपको ये पता होना चाहिए CAR निकाला कैसे जाता है। बट आपको इतना समझना है कि किसी भी बैंक की लॉस झेलने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एडिकेसी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके हिसाब से जो CAR है वो 8% है। ठीक है, प्लस जो बफर है, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा जो जोड़ के रखने के लिए बोला है, वो 2.5% बोला गया है। ठीक है, बट RBI ने अलग सेट किया है। RBI ने बोला है कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को मिनिमम 9% CAR रखना होगा। देखो इस बैंक का कितना निकला था, 15%, बहुत अच्छा CAR है। ठीक है, बट स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए क्या बोला है, 9% CAR। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए क्या बोला गया है कि 12% के करीब CAR होना चाहिए, मिनिमम 12 तो होना चाहिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बोला गया है कि 12% होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, आपको थोड़ा सा इन वैल्यूज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर अब आता है क्वेश्चन CAR से रिलेटेड तो इतना सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछा जाएगा। टीयर वन कैपिटल क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल, जिसे पेड अप इक्विटी भी बोलते हैं। फिर से टीयर टू कैपिटल क्या होती है, बैंक के लिक्विडेशन पे, बैंक के लिक्विडेशन पर जो पैसा कमाया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, टीयर टू कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने ऊपर समझाया वही सारी चीजें, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आ जाओ इधर। अब यहाँ पे बोला गया है कैपिटल एडिकेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉसेस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे ड्यूज। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि एक अपने पास पर्टिकुलर अमाउंट रखनी है कि अगर ये डिफॉल्ट कर जाए तो क्या हमारे पास क्षमता है उस लॉस को झेलने की। उस लॉस को झेलने के लिए ही कुछ पैसा रखना पड़ता है अपने पास। CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। अरे भाई साहब, ऐसा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, सारे जितने भी बैंक्स हैं वो तो अपना CAR 1% पे रख देंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये कौन करता है, ये हमारे इंडिया के अंदर बाय RBI इन इंडिया। ठीक है,
बाकी देशों में उनके सेंट्रल बैंक्स करते होंगे। ठीक है, तो ओनली वन, वन ओनली इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये आधार से रिलेटेड है। आधार से रिलेटेड कल भी देखा था हमने, कल के सेशन में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो आधार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जब भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा डेटाज नहीं देखने को मिल रहे, सिंपल स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कराई जा रही है जहाँ बोला गया है कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो यूजुअली स्टेटमेंट्स करेक्ट होती है। फिर भी क्योंकि छोटी सी स्टेटमेंट्स है, 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, अब देखिए ये बोला गया जो आधार है, इट प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का सिंपल सा मतलब है कि वो इंटीग्रेट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, एकदम सही है। प्लस ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन आइरिस इज पॉसिबल। आपको पता है कि जो आपकी ऑथेंटिकेशन होती है वो दो तरीके से करवाई जा सकती है फिलहाल, एक आइरिस रिकॉग्निशन के थ्रू और एक फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। तो क्या आइरिस रिकॉग्निशन हेल्प मतलब कि करवाई जा सकती है? पॉसिबल है, पॉसिबल तो हर चीज़ है। ठीक है, तो 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर सिंपल स्टेटमेंट्स आती है, सिर्फ और सिर्फ मैं किसके लिए कह रहा हूँ, करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स में। ठीक है, तो आप उसमें बेधड़क ये देख सकते हैं क्या बहुत ज़्यादा डेटा डेटा वाली स्टेटमेंट तो नहीं बनी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं बनी। अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो यूजुअली वो स्टेटमेंट्स करेक्ट ही होती है। ठीक है, मतलब ये समझ लो 99% ऑफ द केसेस में आपको सही स्टेटमेंट ही देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैंने इसके बारे में क्यों थोड़ा सा डेटा वगैरह इंक्लूड किया है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि आधार एक्ट आया था 2016 में, उससे आधार को ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि 10 साल पूरे होने को आ गए हैं, है ना, ये आधार एक्ट यहाँ पे लिखा भी है 2016, उससे इसे ऐड किया गया था। तो अब क्या है कि 10 साल पूरे होने को आ गए हैं, तो हो सकता है कि आपसे कुछ बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाए। क्यों, मैं रीजन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी 10 साल पूरे हो गए होते हैं तो थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछते हैं। बट इसमें ज्यादा को डीप में जा नहीं सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं। बस एक चीज याद रखना कि जो ये 12 डिजिट नंबर की इसकी आईडी होती है, जो आपको आईडी देखने को मिलती है, आपकी आधार कार्ड की जो आईडी है, वो 12 डिजिट नंबर्स की होती है। ठीक है, इस ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर एक रेजिडेंट की यूनिक होती है। ठीक है, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस के रूप में देखने को मिलती है। बट ना ही ये आपके डोमिसाइल, ये बोलेगा कि ये आपके डोमिसाइल का प्रूफ है, ना ही ये आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ है। ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ है, ये याद रखना। ठीक है, कल क्वेश्चन आया था, कल वाले जब हमने 15 क्वेश्चंस करे थे, तो उसमें आया था क्वेश्चन कि ये हमारे डोमिसाइल और सिटीजनशिप की आइडेंटिटी है, नहीं, याद रखना। ये सिर्फ आइडेंटिटी है, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, और हमारा एड्रेस प्रूफ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिटीजनशिप के लिए अलग कागज है। ओके, और डोमिसाइल के लिए अलग कागज बनते हैं, उसका आधार से कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर जैम ट्रिनिटी के मतलब कि उससे इसे लाया गया था। जनधन मीन्स बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? अब आपने देखा होगा कि बैंक अकाउंट्स भी इससे जुड़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका स्टार्टिंग से ही था कि जनधन मीन्स बैंक अकाउंट से इसे बाद में जोड़ा जाएगा। प्लस बायोमेट्रिक इसमें हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ मोबाइल कनेक्टिविटी है ना, मोबाइल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी आप आधार कार्ड को मतलब कि आधार कार्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे? आपके पास एक आईडी है, जिसे हम जो 12 डिजिट का नंबर है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, है ना। फिर उससे क्या होगा, एट द एंड जब ये सारी चीज़ें तीनों साथ में वर्क करेगी तो आप एफिशिएंट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बोलते हैं।
ठीक है। पर अभी जो आपको याद रखना है कि इसे मनी बिल के तौर पे लाया गया था। ठीक है, इसे मनी बिल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पर? लोकसभा में। ओके, क्योंकि मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा बोला गया है, very recently, in which of the following countries have lakhs of people either suffered from a severe famine, acute malnutrition, or died due to starvation caused by war and ethnic conflicts? ठीक है, अब देखो बात क्या है कि उस टाइम के लिए क्वेश्चन रेलेवेंट था। आज इस क्वेश्चन से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड। तो प्लेसेस इन न्यूज की वीडियो मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड जो नवंबर की प्लेसेस इन न्यूज की वीडियो है वो कल अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, वहां आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब उस टाइम पर ये बोला गया है कि ये मतलब कि कहाँ के लिए रेलेवेंट है, कहाँ पर ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है यमन एंड साउथ सूडान में ऐसा हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। वुड डिस्पैच से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आने वाले सालों में भी पूछा जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि जितने भी कोर कॉन्सेप्ट हैं, कोर सब्जेक्ट के टॉपिक्स है, घुमा फिरा के फिर से पूछ लिए जाते हैं। तो अब आपको वो डिस्पैच के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो 15 सेकंड दे रहा हूँ, तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और आज वो डिस्पैच से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो सब कवर कर देंगे। ओके, चलिए, अब देखो जरा, पहले इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद वो डिस्पैच को देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है। क्या था क्या नहीं था अभी आगे बताऊंगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, बिल्कुल। जो मेन मेन सिटीज थी, मेन मेन एरियाज थे, वहां पे बोला गया था यूनिवर्सिटीज बनानी है। ठीक है, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ द एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, नो। ये किसने रिकमेंड किया था? ये तो वुड डिस्पैच से पहले एक कमेटी आई थी जिसे क्या बोलते थे, मैक्यूले कमेटी। ठीक है, कब आई थी ये? 1835 में। इसने रिकमेंड किया था। बल्कि वो डिस्पैच को तो मैग्ना कार्टा ऑफ मतलब इंडियन एजुकेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन होती है वो देसी भाषा में, मीन्स वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। ओके, तो इस वजह से इनका आज तक काफी नाम है वुड डिस्पैच का। ठीक है, जो ये लेके आए थे चार्ल्स वुड। लेकिन मैक्यूले को थोड़ा सा लोग पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई इंग्लिश को ही सारे मतलब सारे लेवल पे इंग्लिश ही एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहनी चाहिए, मीडियम ऑफ एजुकेशन रहनी चाहिए हर जगह। ठीक है, तो 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। थोड़ा सा वुड डिस्पैच के बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कौन लेके आए थे, चार्ल्स वुड लेके आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1854 में। मैक्यूले कब आई थी? 1835 में। 19 ईयर्स बाद हमें क्या देखने को मिली? वुड्स डिस्पैच देखने को मिली, जो कौन लेके आए? चार्ल्स वुड। इसे क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, जो जो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप याद रखना। बोला गया है जो विलेज प्राइमरी स्कूल्स हैं
वहां पर जो लैंग्वेज यूज करी जाएगी पढ़ाने के लिए वो वर्नाकुलर होगी, मतलब लोकल लैंग्वेज होगी। उसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब कि उसके साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मिक्स करी जाएगी, ताकि बच्चों के लिए ट्रांजिशन करना इजी हो। कहाँ पर? स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में। फिर कॉलेजेस वगैरह से या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर क्या होगी, वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बोला कि धीरे धीरे ट्रांजिशन किया जाएगा फ्रॉम वर्नाकुलर लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके। फिर वही बोला गया, इंग्लिश फॉर हायर स्टडीज, वर्नाकुलर जिसे इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, वो प्राइमरी लेवल्स पर रहेगी। इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, जैसे यूनिवर्सिटीज बनाओ, है ना, पीछे स्टेटमेंट थी, यूनिवर्सिटीज की रिकमेंडेशन दी थी, बिल्कुल दी थी, मेन मेन सिटीज में, जो कि थी कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में। ठीक है। फिर यहाँ पर ग्रांट इन एड सिस्टम लेके आए थे, क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था, है ना, कि प्राइवेट स्कूल्स को सपोर्ट करो आप ग्रांट्स देके। ठीक है, चाहे वो मिशनरी स्कूल्स होंगे उन्हें भी। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो किसी में नहीं देखने को मिली स्टार्टिंग में, वो थी टीचर की ट्रेनिंग, कि कैसे पढ़ाना है, ये भी तो जरूरी है। ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों में ये कला पहले से होती है। ठीक है, कि उनको पता है कैसे स्टार्ट करनी है चीजें, कहाँ खत्म करनी है, कैसे समझाना है, क्या समझाना है। बट टीचर को ट्रेन करना, जिन लोगों को नहीं आता है उतने अच्छे से पढ़ाना, उनको ट्रेन करना भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई। ठीक है, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया गया, सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट किया गया, और वोकेशनल लैंग्वेज पर फोकस किया गया। ठीक है। तो अब आई होप आपको वो डिस्पैच के बारे में सब कुछ पता होगा, और अब अगर क्वेश्चन वापस आता है तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब था कि लोग इस पे गलती कर सकते हैं, बिकॉज क्या है बात कि यहाँ पे रूल्स लिखा है, यहाँ पे सब रूल्स लिखे हैं, बाय लॉज, है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसा ऐसा है कि रूल्स रूल्स लिखा है, बट मैं बता देता हूँ ये राइट आंसर नहीं है। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे, सोच लो, 15 सेकंड है आपके पास, पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, और उसके बाद सोचो। ठीक है, सोचना और इसे पढ़ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसे करोगे कि हाँ सर तो बता ही देंगे और स्किप कर दिया, तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, है ना। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको लैंग्वेज समझनी है यूपीएससी की कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ताकि जब आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ें, या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, वहां पर आप ये सोच सकें, समझ सकें कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 15 सेकंड्स में इसीलिए देता हूं आपको, आप सोच लो, समझ लो, और इतनी देर मेरे गले को भी रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो 15 सेकंड्स आपके पास, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि ये फेब में ही ख़त्म कर दूँ, है ना, इसलिए 15 क्वेश्चंस भी स्टार्ट करे हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बट मैं आपसे बस इतना ही चाहूँगा कि आप इन क्लासेस को 2 से 3 बार ख़त्म करें। ठीक है, मतलब जब आपको पीडीएफ मिल जाती है, आपको पता है भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर आपको पीडीएफ मिल रही है, जब भी आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो आपको क्या कर, यूट्यूब चैनल कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, तभी तो पीडीएफ दे रहा हूँ, और किस लिए दे रहा हूँ, है ना, कि आपने एक बार यहाँ से सुन लिया, आपने फिर रिवाइज कर लिया। ठीक है, आप और चीज़ें ऐड करना चाहो तो और चीज़ें ऐड करो उसमें, है ना, आपके लिए अच्छा है। उसके बाद अगर आपको हाँ बोरियत हो रही है तीसरी बार पढ़ने में, तो हाँ आप फिर क्लास लगा लो, क्लास लगा के फिर से देख लो, है ना। नहीं तो एक बार क्लास लेना, 2 बार क्लास लेना बहुत है। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे लिखा गया है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. ये काम किसका है? ठीक है, तो मेनली जो क्वेश्चन था वो यहीं तक था और यहीं तक हमें समझना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज स्क्रूटनाइजेस एंड रिपोर्ट्स टू द हाउसेज वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बायलॉज एटसेट्रा कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जरा, वैसे तो मैं बता देता हूँ ये जो काम है किसका है, कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हमें लगा रूल्स कमेटी होगी, है ना, सब बहुत लोगों ने इसे गलत किया था, ठीक है, रूल्स कमेटी होगी। तो अब क्या है कि अगर उन्होंने यहां से क्वेश्चन पूछ लिया है तो क्या वो यहां से और यहां से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रोल क्या है, तब तक आपने इस क्वेश्चन को आधा अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए आगे ऐड किया है कि सबके लिए क्या काम है क्या काम नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस का क्या काम है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं एश्योरेंसेस को। आपको पता है ना, जब पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बातें करते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी एश्योरेंसेस देते हैं, तो उन एश्योरेंसेस को वो पूरा भी कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं वहां पर क्या उनके ऊपर वो वर्क भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किसका काम है, ये कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस का देखने का काम है। ठीक है, तो एग्जामिन्स एश्योरेंसेस, promises and undertakings given by ministers in the legislature, तो मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्ट्स टू दी हाउस। अब ये रिपोर्ट्स कहाँ सबमिट करेंगे, जो भी ये बनाएंगे कि ये हुआ है वो हुआ है, इतना डिले हुआ है, ये बात बोली थी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सारी रिपोर्ट्स बनाकर किसको सबमिट किया जाएगा, ये सारी रिपोर्ट्स बनाकर सबमिट की जाएंगी जिस भी हाउस में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट्स टू दी हाउस ऑन द एक्सटेंट टू विच दीज कमिटमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड। टाइमलीनेस चेक करते हैं कि अगर टाइम दिया गया है कि इस टाइम के अंदर हम ये काम कर देंगे तो क्या उसमें कुछ डिले तो नहीं देखने को मिल रहा है ना। इन्वेस्टिगेटिंग डिलेज, अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन था, क्या उस पर वर्क नहीं हो रहा है या वर्क हो रहा है बट वो अभी ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी देखते हैं। फिर रिव्यूइंग प्रोसेस, कॉल करते हैं मिनिस्टर को या फिर उस डिपार्टमेंट को जिसका वो काम है। ठीक है, और उनको बताते हैं कि आपने जो इंश्योरेंस करी थी वो पेंडिंग है, वो काम अभी हुआ नहीं है। तो ये भी किसका काम है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस का काम है। अब उसके बाद जो आपको लग रहा होगा द रूल्स कमेटी राइट आंसर था ऊपर वाले क्वेश्चन का, जो कि नहीं था। ठीक है, उसका क्या काम है ये तो पता हो। तो उसका क्या काम है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, उनमें जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस का मतलब ये नहीं लेन देन का काम नहीं, जो वो आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे सेशन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, कैसे कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या चीजें होंगी क्या चीजें नहीं होंगी, उसका प्रोसीजर और कैसे वो होंगी उसे चेक करने का, उसे मैनेज करने का काम किसका है, रूल्स कमेटी का है। जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनकी वजह से क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही काम करने में, ये भी कौन रिव्यू करेगा, रूल्स कमेटी। ठीक है, अगर उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है कि ये चीजें होनी चाहिए, तभी जाकर जो मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा के बिजनेस है जो वहां पे कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो वहां पर सेशंस है उन्हें कंडक्ट किया जा रहा है, अगर उनको और अच्छे से करवाने के लिए कुछ न्यू रूल्स की जरूरत है तो क्या करेंगे, वो उसको भी प्रपोज करेंगे, वो उसको भी लोकसभा या राज्यसभा के सामने रखेंगे जाकर। ये रूल्स कमेटी का काम है। ठीक है, वहीं पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का क्या काम है, वही लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो वर्क करते हैं टू ऑर्गेनाइज द पार्लियामेंट्री टाइम, रिकमेंड करते हैं कि कितने घंटे कौन से मुद्दे पर देने चाहिए, कौन से बिल को देने चाहिए, कौन से रेजोल्यूशन को देने चाहिए। ठीक है,
ताकि सारी चीजें अच्छे से हो पाए। ऐसा तो नहीं है ना, हम क्या करते हैं, जब कोई भी बिल आना है तो उसके ऊपर कितने घंटे बात करनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं कुछ बोलने वाला था बट नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। कुछ याद आ गया, करंट में काफ़ी अभी वो सेशन चल रहा है ना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करी जा रही है ना, और जितने भी इम्पोर्टेंट मुद्दे नहीं है उन्हें साइड में रखा जा रहा है ना, तो बहुत अच्छे से पार्लियामेंट काम कर रही है अभी। तो उससे रिलेटेड कुछ बोलना चाह रहा था मैं, बट चलिए कोई बात नहीं। अब देखो ज़रा, हंसी भी आ जाती है थोड़ी सी कभी कभार कि क्या ही हो रहा है भाई हमारे देश में। अब देखो ज़रा, यहाँ पर क्या है कि किस बिल पर कितनी बात करी जाएगी, किस रेजोल्यूशन पे कितनी बात करी जाएगी, ये सारा जो काम है, मतलब कि पार्लियामेंट्री टाइम से रिलेटेड जितना काम है वो कौन करता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्लीज इन कमिटीज के बारे में भी पढ़ के रखना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ये नहीं बोलूंगा आप सारी कमिटीज जाके पढ़ो, नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो ऑप्शंस में प्रोवाइड करी गई है यूपीएससी के द्वारा, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी वो वहां पे है, तो उनके बारे में तो एटलीस्ट आप पढ़ लो। जो मेजर कमिटीज हैं, जैसे एस्टिमेट कमेटी होगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी, उनके बारे में तो आप पढ़ते ही हैं लक्ष्मीकांत में, भरपूर नॉलेज है उसके बारे में। पर ऐसी कमेटीज, ठीक है, फिर से दिख सकती हैं, क्योंकि ऑप्शंस में प्रोवाइडेड थी, तो इस वजह से आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। एक एक चीज मैं और बता देता हूँ, जो ये गवर्नमेंट एश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता वो इतने डीप में जाएंगे, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं यार रहने देते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम भी करती है कई बार, है ना। तो इतना डीप में नहीं जाएंगे कि कितने मेंबर्स है किसमें, बट ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी कभार घातक पड़ जाती है ना, कभी कभार फिर वो मन ही उठा देती है कि यार नहीं पढ़ रहा भाई मैं, इतना कौन पढ़ेगा यार, ठीक है, तो उतना रहने दो, जितने जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करो। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक एक्ट आया था, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया गया। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, नहीं तो फिर वही बात है कि वही जो बोलते हैं ना कि डेटा देखो तुक्का मारो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डीप में देखना है इसको, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, 15 सेकेंड दे रहा हूँ। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में ना पहली स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से फंसाया है ना, क्योंकि उस प्रेशर में ना ऐसे ही होता है, हम यहाँ पे स्टेट देखते हैं, यहाँ पे स्टेट देखते हैं, भाई हो गया बस, करेक्ट है जी, करेक्ट है एकदम, बहुत बढ़िया। बट ऐसा नहीं है, देखो जरा, as per the right to education act, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would require to possess the minimum qualification laid down by the concerned state काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ऐसा नहीं है, आपको पता है, आपको कहीं पर भी अगर आपको टीचर की जॉब चाहिए तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, टेट, ठीक है, टेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये सारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कहीं पर भी टीचर्स को हायर करने के लिए, ये किसने निकाली है, क्या ये स्टेट में, क्योंकि स्टेट में लगेगा, नेशन में तो कोई नहीं लगेगा ना, ठीक है, हर स्टेट में जाके टीचर्स की जॉब है, तो ये कौन करवाता है, क्या ये स्टेट की काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन करवाती है, नहीं, इसके लिए एक अलग, जिसे हम कहते हैं कि काउंसिल बनी हुई है, जिसका नाम है नेशनल, एनएटी मीन्स नेशनल, ठीक है, थोड़ा छोटे में लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है, काउंसिल फॉर टीचर
एजुकेशन। ठीक है, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया, क्योंकि वो, मुझे पता है मैक्सिमम लोग यही देख रहे होंगे, स्टेट और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि एक ही काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वही काम करती है। ठीक है, चाहे आप स्टेट में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, ठीक है, यूटी में हो तब भी। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, सॉरी। फिर बोला गया है एज पर द आरटीई एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास टेट, यही है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट, कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन काउंसिल। देखो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको दोनों में कुछ नहीं किया, कुछ चेंज नहीं था, बस एक वर्ड स्टेट ऐड कर दिया था, तो आपको घुमाने के लिए यहाँ पे स्टेट डाल दिया। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। वहां भी बता रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे बता दिया है क्या करना है, समझे? तो ये करेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है। In India, more than 90% of the teacher education institution are directly under state government। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा होता तो बात ही क्या थी, सारे टीचर्स तो मरे जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें तो गवर्नमेंट टीचर बनना है ना। और बहुत सारी वीडियोस आती है गवर्नमेंट टीचर्स के क्या हाल है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, ठीक है। बट जो गांव देहात में हमने देखा है कि क्या हालत है वहाँ पे, कैसे वो जॉब पे लग रहे हैं, उन्हें ही पता भाई साहब, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, 90% जो एक्चुअली टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है वो आर डायरेक्टली अंडर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे टीचर्स ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली टू जो है, टू ओनली जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो अब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना जी आपको, तो दो ही काम करना, ठीक है। अगर आता है तो बेधड़क आंसर मार्क करके आना, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा रुक जाना, सोच लेना क्या मैंने कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अगर तब भी रिकॉल ना हो तो भाई साहब छोड़ देना। क्यों? मैंने फिर हर क्लास में बोलता हूँ 50% से कम कट ऑफ जाती है। यू शुड नो आपको कौन से क्वेश्चंस मार्क करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो ऐसे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें ना आप कुछ लैंग्वेज को समझ सकते हो यूपीएससी की, ना कोई ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। टोटल ऐसे क्वेश्चन है, आता है नहीं आता है, उन पर प्लीज अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने मार्क्स वेस्ट मत करना, ठीक है। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। ये जो चापचर कुट फेस्टिवल है, ये मिजोरम में होता है, बिल्कुल होता है। ये जो खोन गियोम पारबा बेलड, अरे वाह जी वाह, ये कहाँ पर होता है? मणिपुर में होता है, बिल्कुल मणिपुर में होता है। फिर आता है थांगटा डांस, ये क्या सिक्किम में होता है? नहीं जी, ये कहाँ पर होता है? ये भी मणिपुर में होता है, मणिपुर में होता है। ये कैसा डांस है? ये एक्चुअल में मार्शल आर्ट होते हैं ना, मार्शल आर्ट डांस है, ठीक है। एक केरला का भी एक ऐसे ही मार्शल आर्ट, मैंने आपको डांस तो नहीं बट मार्शल आर्ट्स बताए थे केरला के, अगर किसी को याद हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो 1 एंड 2 इसका राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते। ओहो हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि अ, अब 2006 में ये एक्ट आया, ठीक है। तो अब इसे 10 साल भी पूरे हो चुके थे, पर 2017 में पूछा नहीं, तो 2018 में पूछ लिया। बट फिर भी, और भी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो फसाई है उसे 2008 में बनाया गया। अब जब 2008 में इसे बनाया गया तो 2018 में 10 साल पूरे हो गए, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आप बोलोगे अच्छा फसाई तो पूछ लिया, चलो मान लिया, ये क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इसी एक्ट के अंदर तो बना है, तो जब ये इसी एक्ट के अंडर बना है तो क्यों नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपको कितना टाइम दे रहा हूं मैं, आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ।
चलिए जी, अब देखिए, बोला गया है द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। देखो सही है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ना, ऐसे अगर बोला है कि इसने इसे रिप्लेस किया है, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो ईयर वगैरह गलत नहीं देते हैं। हाँ, अगर वो पूरा का पूरा एक्ट गलत दे रहे हैं तो बात अलग बात है, ठीक है, बट वो ऐसे ईयर वगैरह गलत नहीं देते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखना। तो ईयर से रिलेटेड अभी पीसीएस का एग्जाम नहीं है, ठीक है, कि आपको रट्टा मारने हैं सारे ईयर, ठीक है। अब तो पीसीएस भी बहुत सेंस बनाने लगे हैं, ठीक है। अब वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मतलब कि पेपर की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है। पर यूपीएससी तो हमेशा से ऐसा है। तो डेट्स के लिए कभी इतना परेशान मत होना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वो डिस्पैच करवाया था, उनकी डेट याद होनी चाहिए। मैकुले कमेटी आई थी, कब आई थी, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। बट जो चीज़ करंट अफेयर से रिलेटेड है उसके ईयर याद करने मत बैठना, ठीक है। तो ये करेक्ट है। फिर बोला द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखो क्या है कि ना, मैंने आपको बोला था जहां पर भी मिनिस्ट्री दी गई है, अब तक हमारा 100% रेट चल रहा था, मैंने आपको बोला था वो स्टेटमेंट्स गलत ही होती हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या खेल खेला, ठीक है, इन्होंने मिनिस्ट्री ठीक दे दी, पर उसी स्टेटमेंट में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी थी कि ये इसके चार्ज के अंडर है, ये गलत कर दिया। तो इनडायरेक्टली जो इन्होंने मिनिस्ट्री दी है, वो वाली स्टेटमेंट इन्होंने गलत कर ही दी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, बट किसी के चार्ज के अंडर नहीं आती, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एन ऑटोनॉमस ऑटोनो एम ओ यू एस होगा, हाँ, एन, अरे भाई साहब वाह, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, ऑटोनॉमस, ठीक है। ये क्या है, एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री। अब तो पहले से तो बहुत अच्छी राइटिंग हो गई ना मेरी, जब क्लासेस स्टार्ट करी थी, है ना, 40 क्लासेस पहले आप लोग बोलते थे कि सर थोड़ी सी राइटिंग सुधारो ना सर, ठीक है, बट अब इतनी मेहनत कर ली है मैंने, है ना। देखो जरा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी कह रहा है अभी तक कि भाई, जिसमें मैं मिनिस्ट्री दूंगा वो स्टेटमेंट मैं करेक्ट करूंगा ही नहीं। अगर मैंने मिनिस्ट्री ठीक कर दी तो मैंने उसमें कुछ और गलत कर दिया, ठीक है। अब देखो, कौन से एक्ट के अंदर आई थी, अंडर एक्ट, कौन सा एक्ट था, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, पूरा ही एक्ट लिखता हूँ फिर लास्ट में एक्ट लिख दूंगा, अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं, मैं बोल रहा हूँ 2008 है। तो अब क्या है कि पूछा जाएगा तो डीप में ही फसाई के बारे में पूछ लेंगे वो, FSSAI के बारे में, ठीक है, मैं इसे फसाई बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, इसके बारे में डीप में ही क्वेश्चन आएगा, तो इतनी एटलीस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स 22 प्लस एक चेयरमैन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों करेक्ट इनकरेक्ट हुई है स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ठीक थी बट इन्होंने बोल दिया अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो गलत है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है टू स्टेट सॉल्यूशन। देखो, जो क्वेश्चन ऐसे होंगे ना सिंपल सिंपल, इनमें मैं टाइम नहीं दूंगा आपको, मैं खुद ही बता के खुद ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये दिया गया है यहाँ पे, द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ। देखो यार, टू स्टेट
सॉल्यूशन कौन बात कर रहा है? आज तक होती जा रही है बात, इसके पीछे इतनी लड़ाई चल रही है ना? तो क्या है कि पैलेस्तीन अलग है, पैलेस्तीन अलग है और इजराइल अलग है इनके हिसाब से, ठीक है। इंडिया भी इस चीज को मानता है, टू स्टेट सॉल्यूशन को इंडिया भी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो क्या है, इजराइल में ये हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूछा गया, क्यों पूछा गया था? 2013 में ये आया था, 2017 में इसे 5 साल पूरे हो गए थे, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया, अगर किसी किसी भी बड़े एक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को 5, 10, 15, 20 साल हो गए हैं, तो हमें भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसके बारे में डीप में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से निकल गए, ठीक है। 1 2 3 हमने देखेंगे ना अभी स्टेटमेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई साहब, इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें पूछ ली हैं, वाजी वाह, ठीक है। तो फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 to 20 दे रहा हूँ, 3 स्टेटमेंट्स अच्छी खासी स्टेटमेंट है, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, पहले क्या करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर वापस इस पे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पे। अब देखो जरा, 2013 में आया, ठीक है। क्या था ऑब्जेक्टिव, क्या था? टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच by ensuring access to adequate quantities of quality food at affordable prices to people to live life with dignity। क्या कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करी है? देखो क्या बोला गया, सिंपल, कि जो भी लोग हैं सबको फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है, ताकि उनकी सेहत, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ठीक है। और उनको एडिकेट क्वांटिटीज में वो क्वालिटी फूड प्रोवाइड भी किया जाएगा, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में, ताकि उन्हें ज्यादा खर्चा करना ना पड़े, ठीक है। अब इसमें कौन कौन कवर हुआ? रूरल पॉपुलेशन में से 75% लोगों को कवरेज देनी ही देनी है, और अर्बन पॉपुलेशन में 50% लोगों को कवरेज देनी ही देनी है। क्या कहीं पे बिलो पॉवर्टी लाइन की बात हुई? नहीं हुई। यहाँ पर तो क्या बोला, रूरल पॉपुलेशन में किसको 75%, अर्बन में 50% को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलेंगे, किसमें? अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। जो लोग जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उनको टारगेट किया जाएगा, उसी को हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ये अपडेटेड वर्जन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिसे पीडीएस बोला जाता था, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली बोला जाए, इन दोनों का क्यूमुलेटिव देखा जाए, तो बोला गया कि 67% इंडिया की पॉपुलेशन तक इसे पहुंचाया गया, ठीक है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? एक एलिजिबिलिटी तो ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है, ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट नंबर 2 में दी गई है, पीछे अभी दिखा दूंगा। बाकी क्या क्या थी, ठीक है, वो तो वहां पे गिवन है, तो वहां पे मैंने लिखी नहीं, यहाँ पे मैंने बाकी दोनों ऐड करी है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स टू बी कवर्ड अंडर, अब टारगेटेड है तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को ही देंगे, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये प्रायोरिटी सेट कौन करेगा? प्रायोरिटी सेट करेगा कि किसको ज्यादा जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। अब प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस में सारी चीजें जो भी हैं वो आप भूल जाओ, बस ये देखो, मील एंड मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन ₹6,000 टू प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है।
साथ ही साथ, अच्छा इधर वो वाला क्राइटेरिया नहीं दिया गया ना, जहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्राइटेरिया मैं इसे प्रोविजन जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, क्राइटेरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको 600 कैलोरीज दी जाएगी किसको, अगर कोई भी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है तो, प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, प्रेग्नेंट है या अगर लैक्टेटिंग है उसको भी 600 कैलोरीज दी जाएगी, ठीक है। फिर 500 किसे दी जाएगी कैलोरीज, बच्चे को, ठीक है, यंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, CHILDREN, ठीक है। वहीं पे 800 कैलोरीज किसे दी जाएगी अगर कोई माल नरिश्ड है तो, माल, NOURISHD, माल नरिश्ड है कोई, ठीक है, माल नरिश, वो भी कौन, चिल्ड्रन, ये आपको याद रखना है। अब आ जाओ जरा वापस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या दिया गया है यहाँ पे कि द फैमिली इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, नो, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। द एल्डेस्ट वुमन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 years और above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card, बिल्कुल करेक्ट है। Pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 1600, नहीं, अभी बताया कितना, 600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर मंथ्स देयर आफ्टर, मंथ्स देयर आफ्टर लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, दोनों के लिए बात करी गई है। तो ये इनकरेक्ट हुआ क्यों, क्योंकि इधर ये डेटा गलत दे दिया था, डेटा गलत दिया था। और वैसे भी अगर मैं भी होता ना और मैं देखता भाई साहब 1600 कैलोरीज पर डे के हिसाब से देने लगे तो सरकार का क्या होगा, तो मैं तो वैसे ही मार्क नहीं करता, ठीक है। मेरे को भी कहीं ना कहीं इतना आइडिया था कि यार 400 से 500 तक का ही दे रहे होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं देंगे, बट 600 करेक्ट कैलोरीज है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी आइडिया नहीं है भाई, वो बहुत ही डीप में पूछ रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो समझ पाओगे भाई 1600 कैलोरीज तो लोग सिटीज में पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि टाइम ही नहीं है बेचारे के पास खाने का। सुबह भाग जाते हैं ऑफिस, जल्दी 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 बिना खाना खाए, फिर दोपहर को भर के चावल खा लेंगे, ठीक है, रात को आएंगे, फिर कोई थोड़ा मदिरा का सेवन कर लेगा, ठीक है, फिर वो वैसे ही सो जाएंगे। तो लोगों लोगों की नहीं पूरी हो रही, तो इस वजह से मेरे को पता था इतना तो नहीं होगा, बट इससे कम ही होगा, इस वजह से ये डेटा गलत है, याद रखना। टू ओनली इज करेक्ट, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, अब ये क्वेश्चन मैंने क्या बताया था आपको, जब मैं आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड चीज़ें बता रहा था, बेसिक्स बता रहा था, तो मैंने आपको वहाँ पे ट्रिप्स के बारे में बताया था। अब ट्रिप्स जो है वो उसके बारे में मैंने बताया था, ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ है। अब ट्रेड रिलेटेड से यहाँ पर सिर्फ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, WTO, ऐसे क्वेश्चन आंसर तक पहुंचा जाता है। मतलब कि यहाँ पे पूछा गया था कि इंडिया ने इनैक्ट किया द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन ऑफ व्हाट, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन ऑफ, ऑब्लिगेशन टू ट्रिप्स, ट्रिप्स क्या है, ट्रेड, ये भी मैंने बहुत डीप में पढ़ा है पहले, ठीक है, रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जो बच्चे स्टार्टिंग से सारी क्लासेस ले रहे हैं उनको सेंस बना रही होंगी चीजें, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब देखो वहां से मैंने इसे थोड़ा सा कनेक्ट किया था कि अच्छा ऑब्लिगेशन तो वो इसलिए कर रहे थे कि ट्रिप्स की ऑब्लिगेशन हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद ट्रिप्स किससे रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, और ट्रेड से रिलेटेड एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है, जो मैं प्रीवियस ईयर में करवा चुका हूँ ना, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा आगे वाले आने वाले सालों में।
तो इसलिए जो मैं करवा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से और ओपन माइंड के साथ पढ़ो कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, सेम तो नहीं पूछेंगे ना, यूपीएससी है, एसएससी थोड़ी है कि सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया वापस। यूपीएससी है भाई, वो चेक कर रहे हैं कि अगर मैंने कुछ पहले पूछा है, मैंने कोई ऑप्शन में कुछ गलत दिया था, ठीक है, या मैंने ऑप्शन में बाकी ऑप्शंस जो दिए थे, क्या ये उन्हें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ ऑप्शंस में भी वही चीजें डालेगा, या जो गलत भी कर रहा है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सही क्या है वो पता करना। आपने गलत स्टेटमेंट जज कर ली, बहुत अच्छी बात है, बट सही स्टेटमेंट क्या थी? अगर सही स्टेटमेंट में कोई और ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना आपका काम है। तो वही काम मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, बट ये कब काम में आएगा? जब आप इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, बार बार करेंगे, ठीक है। दिस इज दी ओनली रीजन कि मैं 15 क्वेश्चन पर डे करवा रहा हूँ, है ना। आप इस बात को समझिए, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, पीडीएफ को बनाने के लिए पहले आधा घंटा चाहिए, उसके बाद मुझे प्रिपेयर करने के लिए कि कैसे समझाना है, क्या समझाना है, उसके लिए 2 घंटे चाहिए, है ना। तो मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ 2.5 घंटा सिर्फ एक सेशन के लिए, है ना। करंट अफेयर तो अलग है, तो आपको भी उतनी मेहनत करनी है, समझे इस बात को, तभी आपको फायदा होगा। अब देखिए जरा, तो मैंने इसे ऐसे कनेक्ट किया था कि ट्रिप से कनेक्ट किया पहले इसे, और ट्रिप से फिर डब्ल्यूटीओ कनेक्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से प्लीज आप भी पढ़िए चीजों को। बाकी मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, आईएलओ में कितने मेंबर्स हैं टोटल? 187। आईएमएफ, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितने मेंबर्स हैं। यूएनसीटीएडी के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है डीप में कुछ 5-6 क्लासेस पहले ही, तो फिर से उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईएमएफ के बारे में भी अभी डिस्कस किया 5-6 क्लासेस पहले ही। हाँ, अगर अगली बार फिर से आता है तो हम फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं। डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर्स है जी? जब इसका आंसर आया है तो 166। याद रखना इन चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करी है डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड और जीआई से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं आईएलओ से रिलेटेड। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, है ना। देखो क्या है, अब यहाँ पे जो लिखा है आप पढ़ लेंगे, मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, पर मैं आपको देसी भाषा में बता देता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पर कोई एक हमारे पूरा देश है, ये पूरा देश है हमारा ये, इस देश के किसी एक कोने में, हमारे प्यारे देश के किसी एक कोने में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो बहुत फेमस है, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी और कोने में वो बोलता है नहीं जी ये तो यहाँ की फेमस थी और ये यहाँ पर उस नाम से बेचने लगता है, बट ये तो यार फेयर नहीं है ना। तो उसके लिए ही जोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है। जैसे दार्जिलिंग टी को अलग से एक जोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया है कि दार्जिलिंग टी के नाम से ही ये बिकेगी, ठीक है। तो इसे हम जोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। क्या होता है ये? आर साइंस यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स that have specific geographical origin and possess qualities, reputation or characteristic due to that origin, ठीक है। तो जैसे आपने देखा ना, यूपी में आपने देखा होगा वो बर्फी, किसको जीआई इंडिकेशन मिला था अभी रिसेंटली? अरे यार, मेरे दिमाग से निकल गया, है ना। अभी मिला था एक बर्फी को, तो क्योंकि वो वहीं पे मिलती है यूपी में, इस वजह से उसे जीआई इंडिकेशन, मतलब कि जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, ठीक है। अभी मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आईएलओ के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि हमने आईएमएफ और उसके बारे में तो पढ़ा ही था, यूएनसीटीएडी के बारे में, पर हमने आईएलओ के बारे में आज तक नहीं पढ़ा, तो पढ़ना जरूरी है ना। ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, ठीक है। क्या करती है ये प्रमोट करती है सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लेबर राइट्स को, ठीक है। ऑब्वियसली लेबर से रिलेटेड है तो उनसे रिलेटेड ही ये काम करेंगे, ठीक है। कैसे ऑपरेट करती है? विद द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसके साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ मिलकर और वर्कर्स के साथ मिलकर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बनी कब थी और कौन सी ट्रीटी से बनी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। 1919 में बनी है, बहुत पहले बनी है यार, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज हुई थी, उसके थ्रू आईएलओ को बनाया गया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये पहली, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी यूएन के अंडर, प्लीज याद रखना। क्या थी? फर्स्ट। इसको नोबेल प्राइज भी मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में, ठीक है। इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर
इसका है, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर मतलब जिन्होंने इसे फाउंड करने में हेल्प करी थी, ठीक है। उनमें से एक देश है हमारा प्यारा भारत। ओके। डब्ल्यूटीओ की बात करें, अब इसका आंसर था डब्ल्यूटीओ, तो थोड़ा बहुत पढ़ना तो बनता है। वैसे तो इसको भी हम इतनी बार कर चुके हैं, 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं। फिर से वही उन्हीं चीज़ों पे वापस आते हैं। उरुग्वे राउंड हुआ 1986 से 1984 तक। उसके बाद फाइनली एट द एंड एक एग्रीमेंट किया गया जिसे बोला गया माराकेश एग्रीमेंट। कब किया गया? 1995 में। इस माराकेश एग्रीमेंट के चलते डब्ल्यूटीओ को फाइंड किया गया, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, डब्ल्यूटीओ जो है, उसने क्या किया? उसने जीएटीटी को रिप्लेस कर दिया। जीएटीटी क्या था? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि 1948 में स्टैब्लिश करी गई थी। 1995 में इसे बंद कर कर इसकी जगह कौन आ गया? डब्ल्यूटीओ आ गया, ठीक है। मैंडेट्स क्या है इसके? डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, है ना, नाम में ही छुपा हुआ है काम। कवरिंग ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप्स, ठीक है ना। ट्रिप्स के बारे में अभी ऊपर देख ही लिया हमने। फंक्शंस क्या है? नेगोशिएशंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं दो देशों या फिर मल्टी नेशन के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स को। डिस्प्यूट हो गया अगर किसी के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। कैसे डिस्प्यूट होते हैं वो? ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना। तो यही सारी चीजें, ये इसी सारे के अराउंड जो है डब्ल्यूटीओ का काम है। आगे बढ़ते हैं। ओके, 27th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझदारी वाला है, कॉमन सेंस वाला है, ठीक है। आई होप आप इसे सही करेंगे। अभी तक मैंने इतनी टाइम तक आपको बताया आपको यूपीएससी की लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, इस क्वेश्चन में भी बताऊंगा। अगर अभी तक आप समझे होंगे तो आप इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट तो ऐसे उड़ा दोगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो फिर से आपके पास 15 सेकेंड्स है, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलिए, अब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ वो लोग जो करंट अफेयर्स को सीरियसली पढ़ रहे हैं, वही लोग क्यों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और जिन्होंने सही में कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, वही क्यों इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। देखो ज़रा, एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम क्या था? माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को एम लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्ट 2015। उस टाइम पर भी काफ़ी न्यूज़ में रहा ये, ठीक है। तो उसमें ऐसा बोला गया था, जो नॉन कोल माइंस है, उनके ऑक्शन के जो राइट्स हैं, वो किसके पास रहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगे। तो ये एक्चुअल में ये ऐसे होना था, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ऑक्शन दी नॉन कोल माइंस। कोल माइंस की तो बात ही नहीं करी गई ना, ठीक है। अब ये क्या है? ये गलत हो गया। आंध्र प्रदेश और झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। यार, अब ये तो बड़े, जिसने बेसिक पढ़े हैं उसको ही पता है कि यहाँ पर तो हमें गोल्ड माइंस देखने को मिलती है। आंध्रा में जो गोल्ड माइंस कहाँ देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी अनंतपुर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं झारखंड की, जेएच झारखंड, तो झारखंड में तो बड़ा ही फेमस है, सिंह बम डिस्ट्रिक्ट में। और वैसे भी आप सोचो, वो ऐसा कोई भी क्यों बोलेगा कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस नहीं है? वो स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई, ठीक है। राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस, अब ये तो नहीं बोला ना
कि इसी पर्टिकुलर आई किसी एक पर्टिकुलर आयरन और माइन की बात करी गई है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर नॉलेज नहीं है तो भी मैं थोड़ा सा आपको फिर से तीन स्टेटमेंट्स को बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बनेगा। सोचो यार, अब देखो, पहली स्टेटमेंट लिखा है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। यार देखो, कोल माइंस होती तो मान लो कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में पावर लेना चाह रही है। नॉन कोल माइंस की पावर तो यार स्टेट गवर्नमेंट पे रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी। और अगर वो ऐसी स्टेटमेंट बना क्यों रहे हैं, आप सोचो, नेगेटिव स्टेटमेंट वो बना क्यों रहे हैं किसी गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसी आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव डू नॉट हैव गोल्ड माइंस लिखा था। बट आपको तो पता है ना यार, झारखंड में तो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी नहीं सुना है तो आपने बेसिक से झारखंड में ये तो पढ़ा ही है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो ये तो वहीं से गलत हो गया। और यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि एक पर्टिकुलर ओर माइन है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बोला हैज आयरन ओर माइंस। कितना सिंपल है, कितनी सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, और वैसे भी जब भी आपको ऑप्शन देखो, वैसे अब तो ये इतना वर्क नहीं करता बट फिर भी आप समझो कि यहाँ पर ना दो ऑप्शन थे जिसमें सिर्फ एक एक आंसर बताया गया है कि करेक्ट है। तो ऐसे में ना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि यूजुअली आप क्वेश्चंस में देखोगे 1 2 3 1 2 2 3 4, मतलब कि अगर चार स्टेटमेंट्स है तो तीन स्टेटमेंट्स है तो 1 2 2 3 1 2 3, नन ऑफ दी अबव। लेकिन जिस स्टेटमेंट में आपको ऐसा दिख जाए ना दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको और वो सिंगल सिंगल है, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई एक ही स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, आपको ये कैसे समझ में आएगा, जब आप इन क्वेश्चंस को और ध्यान से सेकंड और थर्ड राउंड में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द डिजिटल पेमेंट्स भीम ऐप अलाउस की बात, अच्छा अच्छा, भीम ऐप, सॉरी, भीम ऐप उसी साल आई थी। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब देखिए जरा, माइक ऑन है ना। हाँ, क्या हुआ था कल की क्लास में कि एक क्वेश्चन करवा दिया पूरा, उसके बाद पता चला माइक ही ऑफ है। ठीक है, इसलिए अब मैं हर क्वेश्चन के बाद चेक कर रहा हूँ कि माइक ऑन है या नहीं है। अब देखो ज़रा, ये जो भीम ऐप है ये आपको 2016 में देखने को मिली थी। ठीक है, अब 2016 में देखने को मिली थी। मैंने आपको बताया था कोई भी यूपीआई रिलेटेड है या रिटेल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर इंडिया में आ रही है कौन लेके आएगा, कल ही बताया है, परसों भी बताया है, एनपीसीआई। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट में बोला गया भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट। सही बात है, ये तो एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, आज भी हम देखते हुए आ रहे हैं, हम यूपीआई यूज कर रहे हैं इतने टाइम से, है ना। वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, या 4 फैक्टर्स का होती है, टू ही तो होती है। एक चिप है और एक पिन है, नाम में ही छुपा हुआ है। एक जब आप मतलब कि जब आप पैसे निकालने जा रहे हैं तो आप अपना कार्ड एंटर करते हैं, तो जो एटीएम मशीन है वो कैसे रीड करती है, वो चिप के थ्रू रीड करती है, तो एक ऑथेंटिकेशन वो हो गया। उसके बाद पैसे निकालने के लिए आप अपना पिन डाल रहे हैं, दूसरा ऑथेंटिकेशन वो हो गया। भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसमें भी यही है। जब आप अपनी ऐप खोलते हैं, ठीक है, तो आपके फोन में ऐप कैसे चल रही है, क्योंकि वो आपके मोबाइल से कनेक्टेड है, मोबाइल नंबर से। आप एक बार भी मोबाइल सिम कार्ड हटा के देख लो, कुछ दिन में वो ऐप चली जाएगी। तो एक तो वो ऑथेंटिकेशन है, दूसरा पिन का ऑथेंटिकेशन है। तो क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया।
अब यार प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, थोड़ी सी वेगनेस में आती है। क्यों? जब आप आजकल ऐप खोल रहे हो तो आपका वो फेस भी मांग रही है, तो क्या वो थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया? हाँ कह सकते हैं, बट फिर भी हम उसे, मैंने बहुत जगह ये चेक किया, ठीक है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि अगर हम देखना चाहें तो ये तो थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया कि हमारा फेस भी यूज हो रहा है स्टार्टिंग में अब तो, ठीक है, कि अगर आपको ऐप खोलनी है तो आप अपना फेस यूज करेंगे, तो एक ऑथेंटिकेशन वो हो गया, दूसरा जो मैंने आपको मोबाइल नंबर से कनेक्टेड वाला बताया वो हो गया, थर्ड पिन हो गया। बट फिर भी मैंने बहुत जगह चेक किया, मैंने नेट पे चेक किया, मैंने गूगल पे, मैंने चैट जीपीटी पे, मैंने हर जगह चेक किया, वो अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी इसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोला जाएगा, ठीक है, तो आप भी ये याद रखना कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही है, ठीक है, तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो गलत हो गया ना, ये दो गलत हो गए यार, ठीक है, तो क्या है, ओनली वन है ना, यहाँ पे टू फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं भीम से रिलेटेड। क्यों मैंने ऐड करी है? क्योंकि जब 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था, तो अब 2026 में तो हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा, तो क्या पता कुछ बेसिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या पूछ सकते हैं, भीम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। किसने डेवलप और लॉन्च किया? एनपीसीआई ने, ठीक है, क्या नाम है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एनपीसीआई खुद किसका इनिशिएटिव है? आरबीआई का और आईबीए का, है ना। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या है? यूपीआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट सिंपल क्विक एंड सिक्योर कैशलेस ई पेमेंट्स डायरेक्टली थ्रू बैंक्स, है ना। पहले क्या होता था, जब ये सब नहीं आया था यूपीआई वगैरह, तो लोग अपने ई वॉलेट में पैसे रखते थे और ई वॉलेट के थ्रू दूसरे की ई वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते थे। बट जब से यूपीआई आया, अब बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में। ऑथेंटिकेशन अभी हमने बात करी, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है थ्री पॉइंट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, कि एक मोबाइल नंबर है, एक डिवाइस आईडी है, एक यूपीआई पिन है, बट फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको एग्जाम में आए तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही मान के चलना, क्योंकि अभी भी चीजें क्लियर नहीं है। मैंने बहुत सारी जगह कहीं पर थ्री पॉइंट ऑथेंटिकेशन में बता रहे हैं पहले मोबाइल नंबर, डिवाइस आईडी, फिर यूपीआई पिन, और बहुत सारी जगह टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोल रहे हैं, खुद वो क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब कि गवर्नमेंट कोई ये चीज नहीं बोल रही कि ये थ्री फैक्टर है, फोर फैक्टर है, अभी भी टू फैक्टर ही चलता आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर किसी को और ज्यादा क्लैरिटी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, बट मेरे हिसाब से अभी भी टू फैक्टर फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब इसके लिए तो डायरेक्ट मैप देखते हैं ना, क्या टाइम दूं आपको इसमें मैं, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, जूम के लिए तैयार रहिए। ओके जी, अब थोड़ा सा इधर आते, थोड़ा सा इधर आते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, बस ये रहा जी हमारा न्यू दिल्ली, और ये रहा जी हमारा बैंगलोर, दिख गया, सेम लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो इसी की बात कर रहे थे। इसमें एक और आता है, कौन सा? भोपाल, प्लीज याद रखना। तो अब अगर पूछेंगे तो भोपाल पूछ सकते हैं, समझे इस चीज को। न्यू दिल्ली के सेम लैटिट्यूड की बात करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश, ये भी आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप सोच नहीं पाएंगे, ठीक है, वहां पे आपके दिमाग से निकल जाएगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ओके, और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इसको पहले सेट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा और जूम करते, बस चलिए। नेक्स्ट वो, अच्छा वहां पे मैंने मार्क नहीं किया ना, बेंगलुरु या फिर बैंगलोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, देखो आईएलओ के बारे में मैंने आपको सब बता दिया था पीछे, जो आपको पता होना चाहिए। अब यार अगर वो उठा के पूछ ले उसके किसी एक कन्वेंशन के बारे में जो उस साल हुआ भी नहीं है, कई साल 20-25 साल पहले हुआ है, तो इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल आप सब कुछ याद रखो, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्यों जा रही है इससे कम कट ऑफ,
इसीलिए जा रही है 50% से भी कम कट ऑफ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है करने लायक, आप उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर जो है चाइल्ड लेबर है। बट फिर कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस पर इतनी तवज्जो मत देना, इतना मत घुसना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो सबकी हवा टाइट होती है, सिर्फ आपकी नहीं होती। ठीक है, अब आपको पता है आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद अब आपको क्लासेस देखने को मिलेगी मंडे को। सैटरडे को जो मैं करंट अफेयर की क्लास अपलोड करता हूं, वो मैंने 2 दिन पहले ही, मतलब कि कल ही कर दी थी। ठीक है, कल ही मैंने अपलोड कर दी थी नवंबर की प्लेसेस इन न्यूज के से रिलेटेड। तो जिसने नहीं देखी है, आप प्लीज पहले जाकर वो देखिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट 5 to 6 डेज के अंदर आपको एक और करंट अफेयर का सेशन मिल जाएगा, जिसमें अब हम बढ़ेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस की तरफ। है ना, टॉप 100 क्वेश्चंस की तरफ। कौन से 100 क्वेश्चंस है ये करंट अफेयर के 100 क्वेश्चंस है। ठीक है, कहाँ के, मंथली। कौन सा मंथ है जी, नवंबर मंथ के। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब हम मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।